वेलकम टू माय चैनल बेसिक्स ऑफ लर्निंग। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए हुए हैं, जिनका जो उद्देश्य एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और राज्य में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। इनका जो प्रकृति होती है वो एक सकारात्मक रूप से होती है और मौलिक अधिकार की प्रकृति एक नकारात्मक रूप से होती है, क्योंकि वो राज्य को सीमित करते हैं, राज्य की शक्तियों को सीमित करते हैं, व्यक्तियों को सशक्त करके। उनके अधिकार जितने भी हैं वो राज्य के विरुद्ध में हैं ज़्यादातर। और दूसरी तरफ जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये राज्य को नागरिकों के हित के लिए कुछ भी नीति या किसी भी कानून बनाते समय इन प्रावधानों को ध्यान में रख के काम करने के लिए बताते हैं। ये एक आदर्शवाद के सिद्धांत पर आधारित रहते हैं, एक राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए। इसको हमने 3 तरीके से वर्गीकृत किया हुआ है। एक ऐसे प्रिंसिपल जो समाजवाद की स्थापना करते हैं, एक दूसरे प्रिंसिपल जो गांधीवाद के सिद्धांतों पर आधारित हैं, तीसरा जो उदारवाद के सिद्धांतों पर आधारित हैं। सबसे पहले हम समाजवाद के आधार पे जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में जानेंगे, जो कि अनुच्छेद 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47 में दिए हुए हैं, जो एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट, एक जो लोकतांत्रिक समाजवाद राज्य की स्थापना करते हैं, जो सभी को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करे और एक कल्याणकारी नीतियां बनाए। तो सबसे पहले हम जानते हैं आर्टिकल 38 के बारे में, जिसमें है कि राज्य एक लोक कल्याणकारी अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखे। इसमें 2 खंड हैं। पहले खंड में बताया कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय एक सभी के जीवन में, सभी संस्थाओं में, सभी लोगों को मिले। और दूसरा खंड में है कि राज्य एक आय की जो असमानता है लोगों के बीच में, उसको कम करने का प्रयास करे और जो अलग अलग क्षेत्रों में जो आय का विषमता बनी पड़ी है, जैसे कि जो पुअर स्टेट्स हैं और जो वेल्दिएस्ट स्टेट्स हैं, उनके बीच में विषमता जो बनी पड़ी है उसको ख़त्म करने का प्रयास करें। अनुच्छेद 39 में बताया कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, राज्य को जो तत्व अपनी नीति बनाते समय ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पुरुष और स्त्री के जो सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका का पर्याप्त साधन प्राप्त हो, और दूसरा है कि जितने भी भौतिक संसाधन हैं उनका जो स्वामित्व है और जो नियंत्रण है वो इस प्रकार हो कि सभी का हित रहे उसमें। तीसरा ये कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जो धन और संसाधन के जितने भी साधन हैं उनका केंद्रीकरण ना हो, कुछ लोगों के हाथ में नहीं आए वो। 4th है इसमें कि पुरुष और जो स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर एक ही कार्य को अगर पुरुष करे तो उसको वेतन अधिक मिलता है और महिला करे तो उसी कार्य के लिए उसको वेतन कम मिलता है। इसको ख़त्म करने के लिए दूसरा जो इसमें 5th पॉइंट है, उसमें ये है कि आर्थिक आवश्यकता से विवश होके कि लोगों के पास इतना भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है कि वो उससे अपनी एज को भी ना देखें और अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करने के लिए विवश ना हो, इस तरीके का सोशल ऑर्डर ना हो। राज्य को ऐसी नीति बनाए जो इन सब चीज़ों से दूर करे जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं। 39A जिसको एक संवैधानिक जो फंडामेंटल राइट 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया, और इसको एक फंडामेंटल राइट 21 में भी हमने पढ़ा था, जो विधिक सहायता के लिए है। इसका उद्देश्य ये है कि सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता मिले, और राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि जो हमारा लीगल सिस्टम है वो इस तरीके से काम करे, सभी को समान अवसर मिले और सुलभ न्याय मिले, और किसी को आर्थिक आधार पे अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसको न्याय से वंचित ना रखा जाए। फिर पढ़ते हैं आर्टिकल 41, जिसमें है कि राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार, टू एडुकेट एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, कि कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। इसमें राज्य अपनी आर्थिक जो उनकी कैपेसिटी है और विकास की सीमाओं के मद्देनज़र रखते हुए काम पाने के लिए, शिक्षा पाने के लिए, और बेकारी और बुढ़ापा, बीमारी और किसी भी तरीके का काम ना होना, ऐसी दिशाओं में लोगों के हित के लिए काम प्रदान करें। और उनको जो राइट टू वर्क, जो नरेगा मनरेगा स्कीम के बारे में हमने पहले उसमें आर्टिकल 21 में पढ़ा, उसके संबंध में उनको एक लाइवलीहुड राइट भी प्रदान करें। फिर है आर्टिकल 42, जिसमें काम की न्यायसंगत और मनोवचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। इसमें है कि राज्य काम की न्याय संगतता
कि उनको ऐसा काम करने को मिले ऐसी स्थिति में जो उनके लिए अनुकूल हो और वो काम करने की स्थिति में अपने आप को स्वस्थ महसूस करें। और अनुच्छेद 43 में दिया है कि कर्मकारों के लिए, जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी जो निर्वाह मजदूरी है, निर्वाह मजदूरी का मतलब होता है कि ऐसी मजदूरी जो उनके लिए पर्याप्त हो। राज्य उपयुक्त जो साधन है उसके पास, जो आर्थिक संगठन या द्वारा या किसी पॉलिसी द्वारा उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कामकारों को, काम करने वाले लोगों को जो निर्वाह मजदूरी देता है, जो उनकी लिविंग के लिए ज़रूरी है, वो एक जीवन स्तर और सभी चीज़ों को ध्यान में रख के दे। फिर आता है आर्टिकल 43A, जिसमें लिखा है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों को भाग लेना। जब लेबर लॉ में रिफॉर्म किया गया था तो बताया गया था कि राज्य किसी भी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थानों या संगठन के प्रबंध में कर्मकारों का एक सुनिश्चित तरीके से उनका भी एक प्रतिनिधित्व हो, वो भी भाग लें। फिर इसके बाद है आर्टिकल 47, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। इसका मतलब है कि पोषण, आहार और जो जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए और लोक स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य क्या होगा। तो इसमें लोगों का जो न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड है, जो उसकी बैलेंस डाइट है, लोगों को वो मिले, और लोक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए जो प्राथमिक सेवा हैं उनको लोगों तक पहुंचाए। तो ये प्रोविज़न इन सभी से संबंधित हैं। फिर हम जानते हैं गांधीवाद से संबंधित जो भी सिद्धांत जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व में दिए हुए हैं, आर्टिकल 40, 43, 43V, 46 और 47 और 48। ये जो प्रिंसिपल हैं जो गांधीवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 40 में पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायतों का संगठन। ये इसलिए कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को ग्रास रूट लेवल तक ले जाने के लिए, क्योंकि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें हम केंद्रीय स्तर पर देखते हैं और राज्य स्तर पर देखते हैं, वहाँ पे लोग डायरेक्ट अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते पॉलिटिकल सिस्टम से, लेकिन जो ग्राम पंचायत के माध्यम से लोग डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है उसमें सीधे तरीके से भाग लेते हैं। दूसरा है 43, अनुच्छेद 43 में दिया है लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स, और इसको हमने डील अभी पीछे किया था कि द स्टेट शैल एंडीवर टू सिक्योर बाय सूटेबल लेजिस्लेशन और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और एनी अदर वे टू वर्कर्स एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल्स और अदरवाइज वर्क फॉर ए लिविंग वेज। उनको एक काम करने के लिए एक इतनी मजदूरी मिले जो उनके लिए पर्याप्त हो। आर्टिकल 43V, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इसको 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा ऐड किया गया था, जिसमें जो सहकारी सोसाइटी हैं उनके संबंध में राज्य सहकारी सोसाइटी की जो स्वैच्छिक रचना है, फॉर्मेशन है उनकी, या उनके प्रशासन से संबंधित, उनकी ऑटोनॉमस फंक्शनिंग से संबंधित या लोकतांत्रिक नियंत्रण से संबंधित, इन सभी का प्रबंधन से संबंधित जो भी प्रयास करेगा वो लोकहित के लिए करेगा। फिर है अनुच्छेद 46, जिसमें है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की वृद्धि। इसमें राज्य जनता के जो वो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, SC ST, उनके लिए एक शिक्षा नीति बनाए और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाए जिनसे उनके हितों की अभिवृद्धि की जाए। फिर है अनुच्छेद 47, जिसमें ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड लिविंग एंड टू प्रमोट पब्लिक हेल्थ, ये डील किया हमने पहले। आर्टिकल 48, जिसमें है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसमें है कि कृषि और पशुपालन का संगठन। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करे और प्रयास करेगा कि गाय, बछड़ा और जो दूध देने वाले जानवर हैं उनकी नस्लों का परीक्षण करे, सुधार करे, और किसी भी तरीके का उनको अगर कोई व्यक्ति मारता है तो उनसे संबंधित कानून बनाए और प्रतिषेध करे उस कानून द्वारा उनको। अब पढ़ते हैं जो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं, जो कि अनुच्छेद 44, 45 और 48, 48A, 49, 50, 50 और 51 में दिए हुए हैं। अनुच्छेद 44, जिसमें है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता
भारत के जितने भी जो एरियाज़ हैं, सभी स्टेट, यूनियन टेरिटरी, उन सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता हो और सभी को एक ही संहिता के द्वारा देखा जाए। फिर अनुच्छेद 45, जिसमें 6 वर्ष से कम आयु के जो भी बच्चे हैं उनके लिए प्रारंभिक शिक्षा का जो प्रबंध करने के लिए जो सीमा संविधान संशोधन के बाद एक मौलिक अधिकार 21A में बनाया। फिर अनुच्छेद 48, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री के लिए हमने डील किया था। फिर 48A, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड ऑफ प्रोटेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें है कि जो पर्यावरण का संरक्षण और जो वन से संबंधित जो वन्य जीवियों की रक्षा करने के लिए राज्य को बताया कि इसमें राज्य जितने भी संसाधन हैं वन्य जीव हैं उनका संरक्षण प्रदान करे। अनुच्छेद 49, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक हैं जैसे लाल किला, ताजमहल और ऐसे स्थानों को और वस्तुओं का संरक्षण करे। अनुच्छेद 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करे और ऐसे प्रयास करे इनको अलग करने के लिए। 51, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए और राष्ट्रों के बीच में एक न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 51 में दिया हुआ है। अब इसके बाद हम जानेंगे जो मौलिक कर्तव्य हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो DPSP में अमेंडमेंट जो भी हुए, 42वां संशोधन जो हुआ, जिसमें अनुच्छेद 39 में अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के संबंध में क्लॉज जोड़ा गया। 39A को जोड़ा गया जिसमें फ्री लीगल एड, जिसको हमने डील किया था। फिर आर्टिकल 43 में अमेंड करके 43A ऐड किया, जिसमें स्टेप टू सिक्योर अ पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ के प्रबंधन से संबंधित कर्मकारों की एक सहभागिता के संबंध में। अनुच्छेद 38 में अमेंड करके 48A को जोड़ा गया, 48 में अमेंड करके टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फिर 44 संशोधन द्वारा वन मोर डायरेक्टिव प्रिंसिपल विच रिक्वायर्ड स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम स्टेटस फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन आर्टिकल 38। इसमें बताया था कि राज्य ऐसी विषमताओं को दूर करे जो आय से संबंधित हैं और स्टेटस से संबंधित हैं। और 86वां जो अमेंडमेंट हुआ जिसमें अनुच्छेद 45 को एक मौलिक अधिकार बना के 21A में रखा। 97 जो अमेंडमेंट हुआ जिसमें कोऑपरेटिव से संबंधित अधिकार दिए गए। अब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जानेंगे। मौलिक कर्तव्य जो कि संविधान के भाग 4A में दिए हुए हैं और जो हमारे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य ये एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि बिना कर्तव्य के कोई भी अधिकार नहीं होते। और जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जोड़ी गई थी और एक कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, जिन्होंने ये ध्यान में रख के कि जो संविधान को आज 42वें संविधान संशोधन के समय पे ये देख के कि आज नागरिकों को किस कर्तव्यों के साथ आज देखना चाहिए। और पुराने जितने भी अनुभव थे संविधान के इतने साल होने के बाद लोगों के कर्तव्य को इस संविधान में रखा गया। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक हमें नागरिकों को ये ध्यान दिलाती हैं कि जो भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स की जो कंट्रीब्यूशंस हैं, जो भी हमारे नेशनल इम्पोर्टेंस के जो मॉन्यूमेंट्स हैं और हमारा राष्ट्रीय धरोहर और भी जो संपदा हैं उनसे संबंधित व्यक्तियों का उनके प्रति सम्मान बना रहे और एक ऐसा व्यवहार बना रहे कि आपस में लोग अपने आप को राज्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ समझें। इसको स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा 42वें संशोधन करके 1976 में रखा गया। शुरुआत में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी और एक संशोधन करके 86वां संशोधन के बाद 11वीं ड्यूटी को जोड़ा गया जिसमें शिक्षा से संबंधित प्रावधान दिए गए थे। नीदर देयर इज़ ए डायरेक्ट प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ दिस ड्यूटीज़। ऐसा कोई उपबंध नहीं है संविधान में जिसके द्वारा इन ड्यूटीज़ को इन्फोर्स किया जा सके, ना इनके पीछे एक लीगल सैंक्शन है जिनको
अगर वायलेशन हो तो कोर्ट में जाके इन्फोर्स कराया जा सकता है। ए पर्सन शुड रेस्पेक्ट द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज इक्वली बिकॉज इन एनी केस if the court comes to know that a person who want his right to be enforced is careless about his duty, the court will not lenient in his case। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को नहीं पालन करता जो कि मौलिक कर्तव्य हैं तो अदालत उसके लिए लीनियंसी नहीं बरतेगी, एक उदारता नहीं दिखाएगी। एनी एम्बिग्यूअस स्टेटस कैन बी इंटरप्रेट विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। अगर संविधान में एक ऐसा प्रोविज़न जिसके लिए संविधान में एक्सप्लिसिटली दिया नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया हुआ है, तो उसके लिए हम उद्देश्य का में देखते हैं प्रेम्बल में कि क्या उद्देश्य हो सकता था। अगर उसमें नहीं तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर, मौलिक अधिकार या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज से। द कोर्ट कैन कंसिडर द लॉ रीजनेबल इफ इट गिव्स इफेक्ट टू एनी ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। इन दिस वे द कोर्ट कैन सेव सच लॉ फ्रॉम बीइंग डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर कोई भी कानून जो कि मौलिक कर्तव्य को एक लीगल सेंक्शन देती है या इन्फोर्स करती है तो इस आधार पे कोर्ट उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं समझेगी और उनको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देगी। और ये नॉट इन्फोर्सिएबल, ये अगर इनका उल्लंघन हो जाता है तो हम कोर्ट में जाके इनको चैलेंज नहीं कर सकते। ये हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। जो हमारे जितने भी आइडियल्स हैं उनका सम्मान करने के संबंध में, नेशनल एंथम का, और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका सम्मान के लिए। फिर दूसरा है कि जो स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श हैं उनका सम्मान करने के लिए। तीसरा है जो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता है उसकी रक्षा करने के लिए। चौथा है देश की रक्षा करें और समय आने पर राष्ट्र की सेवा भी करें। पांचवा है भारत के सभी नागरिकों में एक जो फ्रेटर्निटी है, एक समसरता है, एक समान जो फ्रेटर्निटी है, भाई बंधुता है की भावना निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या किसी वर्ग के आधारित पर भेदभाव से परे हो। फिर है हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, जो गौरवशाली परंपरा है, उसके महत्व को समझें और उसको आगे बढ़ाएं। फिर आता है कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है जिसमें झील वगैरह, नदी, जीव जंतु, जानवर हैं, उनकी रक्षा करें और उनके प्रति दया रखें। फिर है कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास रखें अपने दिमाग में, मानववाद की विचारधारा पे चलें, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना को अपने दिमाग में रखें और उस कर्तव्यनिष्ठ रहें उसके प्रति। फिर है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। फिर है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने के लिए सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर आगे बढ़े और अच्छी उपलब्धियां प्राप्त करे और अधिक ऊंचाइयों तक जाए। फिर जो 11वीं थी जिसको 86 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था कि माता पिता जो या फिर जो संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के अपने बच्चे की शिक्षा के अवसर उनको प्रदान करें। रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आफ्टर दी केशवानंद भारती केस, क्योंकि उन्होंने इस केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया था, adopted a view that fundamental rights and directive principle are not only complementary to each other but they are both supplementary each other by providing some goals to establish a welfare state। इसमें ये बताया था कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और जो मूल अधिकार हैं एक दूसरे के साथ देखे जा सकते हैं और दोनों का उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। और जो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। बिना कर्तव्य के कोई अधिकार नहीं हो सकता, बिना कर्तव्य के किसी हम अधिकार की अपेक्षा नहीं कर सकते। द कोर्ट इन द केस ऑफ जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा हेल्ड दैट द फंडामेंटल राइट्स हैव टू बी रीड विद द फंडामेंटल ड्यूटीज़ which are provided in Article 51A of Indian Constitution and with the directive principle of state policies under Part 4। इन तीनों को एक साथ ही देखा जाता है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को, मौलिक कर्तव्यों को, मौलिक अधिकारों को। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में इसको बताया था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वाज द सेकंड वीडियो ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज। नाउ in next video we will discuss about the amending procedure of the constitution।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।